नमस्कार, आईएनडी इम्पैक्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश सेन और आज हम बात करेंगे विजयादशमी प्लान की। जी हां, जिस तरीके से आज जो है दशहरे का उत्सव है और आज से जो है मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो उपचुनाव के रण का आगाज हो चुका है और ऐसे में विजयादशमी के दिन के साथ दोनों ही पार्टियों ने विजयादशमी प्लान की जो है शुरुआत कर दी। और क्या ये विजयादशमी प्लान है, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। खास बात यह है कि अगर हम बात करें उपचुनाव के रण की, तो जिस तरीके से मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव होना है और ऐसे में दोनों ही दल, चाहे हम बात करें बीजेपी और कांग्रेस की, अलग अलग रणनीति जो है, विजय की रणनीति जिसको हम कह रहे हैं, वो जो है तैयार की है। और खास बात अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी जिस तरीके से हमेशा एक्शन मूड में नजर आती है, कांग्रेस से एक कदम आगे नजर आती है, तो बीजेपी ने एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया और आज से बीजेपी ने जो है अपने बड़े अभियान विजय संकल्प ध्वज अभियान की शुरुआत कर दी है। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो जो मध्य प्रदेश के बाई इलेक्शन वाली क्षेत्र हैं, यहां पर 3000 से जो ज्यादा बूथ्स हैं, यहां पर एक साथ जो है इस अभियान की शुरुआत की जा रही है। लगातार बीजेपी के जो कार्यकर्ता है पोलिंग बूथ पर पहुंचेंगे, विजय संकल्प ध्वज फहराएंगे। लेकिन बड़ी बात यह है कि 55 स्थानों पर जो है बीजेपी के दिग्गज नेता यहां पर जो है अपनी जान फूंकने वाले हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने वाले हैं। सीधे तौर पर जनता को बीजेपी से कनेक्ट करने की ये पूरी कवायद है। वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस भी इसमें पीछे नहीं है। कांग्रेस ने भी अपना जो है साइलेंट मोड पर विजय प्लान तैयार किया है। कांग्रेस के विजय प्लान की अगर हम बात करें तो स्थानीय स्तर पर कांग्रेस ने एक वचन पत्र तैयार किया है जिसको जनता तक पहुंचाने की कवायद में कांग्रेस है। इसके अलावा कांग्रेस ये भी बताएगी कि जब 1.5 साल की कांग्रेस सरकार 2018 में मध्य प्रदेश में थी तो उस दौरान कांग्रेस ने क्या कुछ किया था। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी श्रृंखलाबद्ध तरीकों से कार्यक्रम के आयोजन करने की तैयारी में है। और इसकी तैयारियों को लेकर खास बात यह है कि कांग्रेस आज से जो है अपने कराटे क्लास की शुरुआत करने वाली है। और खास तौर पर देखें तो आधी आबादी को साधने के लिए महिला कांग्रेस ने विजयादशमी के दिन से कराटे क्लास शुरू करने की बात कही है। क्या कुछ कहना है बीजेपी और कांग्रेस का, आपको वो भी सुनाएंगे। सबसे पहले मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। के दिन भारतीय जनता पार्टी वैसे तो सभी प्रदेश के सभी स्थानों पर कार्यक्रम करेगी, परंतु हम लोगों ने जो 3 विधानसभा और 1 लोकसभा का उपचुनाव है, इसमें विशेष रूप से कार्य योजना बनाई है। और इस कार्य योजना के अंतर्गत प्रत्येक मतदान केंद्र पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमारा विजय संकल्प ध्वज, भारतीय जनता पार्टी का ध्वज घर घर पर जाकर लगाएंगे। मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री और चुनाव प्रबंधन समिति के जो संयोजक हैं भूपेंद्र सिंह, उनको आप सुन रहे थे। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो बीजेपी की अलग रणनीति के साथ बीजेपी ने काम करना शुरू कर दिया है और विजय संकल्प ध्वज के जरिए जनता से कनेक्ट करने की प्रयास, और एक तरीके से अगर हम बात करें तो बूथ पर जो कार्यकर्ता है उसको एक्टिव करने की ये पूरी कवायद है। और सीधे तौर पर अगर हम देखें तो अब बीजेपी किस तरीके से इस कार्यक्रम में के जरिए जनता से कनेक्ट होगी, इसी पर हम चर्चा करेंगे। वहीं कांग्रेस की क्या रणनीति है, इस पर भी हम बात करेंगे। सबसे पहले आपका मेहमानों से तारीफ करा दूं, हमारे साथ जुड़ गए हैं पूर्व विधायक शंकरलाल तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। वहीं वरिष्ठ पत्रकार योगेश जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शंकरलाल जी, आपके पास आना चाहूंगा। बीजेपी के विजय संकल्प ध्वज कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है और अगर हम देखें तो जिस तरीके से बीजेपी अब प्रत्येक बूथ पर एक्टिव नजर आएगी, क्या पूरी सर रणनीति है और किस तरीके से इस कार्यक्रम को आप पूरे प्रदेश में मनाने वाले हैं? आप भली बात जानते हो, पर विषय पर आप चर्चा कर रहे हो, इसलिए आपको धन्यवाद जी। आकाश जी, है क्या कि जो बीजेपी को बिल्कुल नहीं जानते वो तो कुछ भी कहेंगे, और विपक्ष का काम है कि बीजेपी के कामों पर कुछ तो भी कहती रहे, पर वो अपना सारा समय इसी में जाया करते रहते हैं। ये जो ध्वज फहराने का हमारा कार्यक्रम है, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है। अगर अपन पिछले सब पृष्ठभूमि में देखेंगे तो प्राय हर वर्ष स्थापना दिवस में या कोई अन्य अवसर पर हम एक एक घर में जो कार्यकर्ताओं के हैं उनके यहाँ ध्वज लगे, और यदि पुराने ध्वज लगे हैं वो बदल दिए जाएं। अब ये भी सच है
कि चुनाव चल रहा है तो विपक्ष कहेगा कि चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। अरे भाई साहब, आप भी करिए, कोई हम भजन मंडली तो नहीं चला रहे हैं। एक राजनीतिक दल है और उस राजनीतिक दल के कार्यक्रम, तुम्हारे तो अभी कराटे और जूडो शुरू हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी का तो हर कार्यकर्ता बूथ से लेकर के और केंद्र तक का प्रतिदिन किसी न किसी कार्यक्रम को और किसी न किसी पार्टी के पत्रक सर्कुलर को और उस कार्यक्रम को अपने हाथ में लेकर के घूमता है। और इस नाते ये ध्वजारोहण ही नहीं, कि ध्वजारोहण के दम पर ही हम चुनाव लड़ रहे हैं, ये मुगालता कांग्रेस को हो तो रहे। और इस ध्वजारोहण के माध्यम से हम पार्टी का विस्तार तो हमेशा करते हैं, पल पल करते हैं, ट्रेन में बैठते हैं तो करते हैं, और रास्ते में चलते हैं तो करते हैं, कहीं रिश्तेदारी में जाते हैं तो करते हैं। और इसलिए चुनाव की दृष्टि से भर नहीं, ये हमारे सामान्य कार्यक्रम है। इसका चुनाव में हमें लाभ मिलता है अगर, तो मैं सोचता हूँ कि इसीलिए तो हम सब काम कर रहे हैं। नहीं शंकर लाल जी, एक चीज समझना चाहूंगा, आप कह रहे हैं सतत प्रक्रिया है, हर साल इस तरीके का कार्यक्रम होता है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 55 से ज्यादा दिग्गज जो है 55 स्थानों पर सीधे तौर पर विजय संकल्प ध्वज फहरा रहे हैं। अगर हम बात करें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तो वो रेगांव में रहेंगे। अगर हम बात करें पृथ्वीपुर जो है बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो ये तमाम चीजें हैं, तो दिग्गज जब चुनावी मैदान में होंगे, बाई इलेक्शन वाली सीटों पर होंगे, तो निश्चित रूप से एक बड़ा कार्यक्रम है और जनता से कनेक्ट करने की कोशिश तो है सर। नहीं, निश्चित रूप से बिल्कुल हम हर पल जनता से कनेक्ट होने की, जनता का विश्वास अर्जित करने के लिए काम करते हैं। और हम अपने विकास के काम के आधार पर और जन कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर जनता के बीच जब जाते हैं तो हमें व्यापक समर्थन और व्यापक हमारे हृदय को उत्साह भी उनसे मिलता है। क्योंकि जब किसी ने कुछ किया नहीं, सिर्फ बातें कर रहे हैं लोग, आज भी कोरोना के टाइम पे, अभी कोरोना बोलेंगे विपक्ष के मेरे मित्र, कोरोना के टाइम पे जिस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने और सरकार ने लड़ाई लड़ी है, जो प्राकृतिक विपत्ति थी जिसका कोई और छोर नहीं था, पर आप सबके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से उसका मुकाबला किया गया। और उसके बावजूद भी चाहे किसानों का मामला हो, चाहे आम गरीब का मामला हो, 80 करोड़ लोगों को खाद्यान्न वितरण कर रहे हैं। अब हमने खाद्यान्न वितरण के लिए, मैं आपके पास लौटूंगा। हमारे साथ कांग्रेस से प्रतिभा विक्टर भी जुड़ गई हैं, कांग्रेस नेत्री हैं। प्रतिभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका IND24 में। जी जी, धन्यवाद। किस तरीके से महिला कांग्रेस एक अलग अभियान के जरिए जो है जनता से कनेक्ट करने की कोशिश में है। अगर हम बात करें तो कांग्रेस ने भी जो है वचन का प्लान तैयार किया है, विजय से वचन तक, और इसके अलावा महिला कांग्रेस जो है कराटे क्लासेस के जरिए बालिकाओं के बीच में जाने की कोशिश में है और पूरे प्रदेश में इस अभियान की शुरुआत कर रही है कांग्रेस। क्या पूरी रणनीति है मैडम? जी देखिए, जैसे कि अभी दुर्गा पूजन हुआ है और आज दशहरा है, तो आज ही के दिन से हम कन्या का पूजन करके और हम छोटी बालिकाओं से लेके स्कूल, कॉलेज और बड़ी महिलाओं तक हम सभी को शामिल करके कराटे शिविर का आयोजन डिस्ट्रिक्ट वाइज सभी जगह कर रहे हैं। तो हम भोपाल में भी इसका 12 बजे प्रारंभ करने जा रहे हैं। और जैसा कि मैं बता दूं कि भोपाल राजधानी है और यहाँ पूरी सरकार है, सब कुछ है, कानून व्यवस्था है, उसके बावजूद भी आप मिसरोद थाने में पता कर लीजिए, नेहरू नगर थाना में, ईस्ट खेड़ी में, तो ये हर जगह 2 दिन के अंदर ही गैंग रेप जैसी घटनाएं यहाँ पर हुई है। तो मतलब एक तरफ से हम कन्या को पूछते हैं और यहाँ पे सब बैठे हुए हैं, उसके बावजूद भी हमारे कई थानों में ऐसी गैंग रेप की घटनाएं सामने आ रही है और बहुत सी घटनाएं तो मतलब आती ही नहीं है थाने में डर के मारे। तो ये बड़ी दुखदायी स्थिति है ये समाज में। तो हमें समाज को जागरूक करना पड़ेगा, हमें अपने घर के बच्चों को, स्पेशली लड़कों को भी ये चीजें बतानी पड़ेगी कि किस तरह हमें महिला सम्मान करना है। एक तरफ हम 9 दिन तक... एक चीज और समझना चाहूंगा, ये तो कोशिश है ही, आप कराटे क्लास के जरिए आत्मरक्षा के गुण बेटियों को सिखाएंगी, महिलाओं को सिखाएंगी, लेकिन उपचुनाव वाली सीटों पर खास फोकस महिला कांग्रेस का भी है, पूरी कांग्रेस पार्टी का भी है। क्या प्लान है आपका कि उपचुनाव वाली सीटों पर किस तरीके से महिला कांग्रेस काम करने वाली है? और यहाँ पर आपने खास स्ट्रेटेजी भी तैयार की है, घर घर जो है जाकर महिलाओं से संवाद महिला कांग्रेस कर रही है, अलग अलग टोलियां गठित की हैं इसके लिए, क्या पूरी कवायद है? जी हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो पूरा कांग्रेस मिलके काम कर रही है और महिला कांग्रेस को भी ये दायित्व दिया गया है कि हम अपने छोटे छोटे ग्रुप्स बना के, पॉकेट्स बना के, हम जो
अभी जो वर्तमान स्थिति में जो जितना बुरा हाल हो रहा है जनता के बीच में, सबसे बड़ी बात है महंगाई की मार, पेट्रोल, आप खाद्यान्न तेल ले लीजिए, आप सब्जी देख लीजिए, हर मतलब मोटी मोटी चीजें मैं आपको बता रही हूँ, इतनी महंगाई हो रही है और महिलाओं को किचन चलाना बहुत मुश्किल काम है। तो हम बहनों से जाके डोर टू डोर घर में जाके उनसे बातचीत करने का हमारा अभियान है और भी योजनाएं हैं जो हम उनसे जाके बात करते हैं और उनके ऊपर क्या तकलीफें आ रही हैं हम वो जानना चाहते हैं कि भाई आज की परिस्थिति में आप किन महंगाई है या और जो भी मुद्दे हैं उनके, तो वो हम जानना चाहते हैं कि भाई आपको क्या परेशानी। महिलाओं से कनेक्ट करने की आपकी कोशिश है। मैं आपके पास लौटूंगा। वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। योगीराज जी, आपके पास आना चाहूंगा। सर, किस तरीके से देख रहे हैं विजयादशमी पर विजय प्लान के साथ जो है दोनों ही पार्टियां अलग अलग रणनीति के साथ जो है जनता के बीच जाने की तैयारी है। अगर हम बीजेपी की बात करें तो संकल्प ध्वज अभियान की शुरुआत जो है बीजेपी ने कर दी है, कैसे देख रहे हैं सर? नहीं, देखिए, ये सारी जिसको अपन बोलते हैं ना, ये पॉलिटिकल प्रपंच है जी। ये सारे जो अभियान जितने भी चलाए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं दिमाग में यही रहता है कि आखिर विजय पताका कैसे फहराई जाए उपचुनावों में। तो कुल मिला के बात यही है कि कौन किससे अव्वल रहता है और उसके लिए ये प्रोग्राम लागू किए जाते हैं। अब प्रोग्राम कैसे प्रोग्राम बनाया जाए, कौन से प्रोग्राम बना जाए, तो वो प्रोग्राम लागू किए जाएं जो सीधे जनता से कनेक्ट करें, जैसे जूड़ो कराटे सिखाने का मामला आया। अभी हम सब जानते हैं महिला जो वोटर है वो आधी आबादी है और महिला आज के दौर में वुमन पावर का जो इरा चल रहा है, ये महिलाएं न केवल आधी आबादी है, न केवल वोट देती है, बल्कि ये बहुत एक तरह से मैंडेट तैयार करती है, घर का बहुमत तैयार करती है। तो एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है वुमेन्स, जो कि चुनाव में इफेक्ट डालती है। और इसीलिए आप ये देखिए कि सारे राजनीतिक दल महिलाओं के आगे पीछे ही प्लान कर रहे हैं। और ये जो पूरे जो चुनाव, जिन 3 चुनाव की, और ये पूरा का पूरा जो प्लान, जो बार बार जो बात आ रही है, वो केवल और केवल चुनाव में जीतने का उद्देश्य मात्र रहता है। अब ये जो 3 जगह जो चुनाव हो रहे हैं, 3 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव में, इसमें आप देखिए दोनों राजनीतिक दलों के सेंटर्ड में या तो महिलाएं हैं, या आदिवासी हैं, या दलित हैं, या पिछड़े हैं। क्योंकि ये तीनों क्षेत्र ऐसे हैं, तीनों विधानसभा सेक्टर ऐसे हैं जिसमें इन लोगों की बहुतायत है। तो सारे प्रोग्राम इन्हीं को फोकस में रह के तैयार किए जा रहे हैं। एक चीज और समझना चाहूंगा, बीजेपी का जो संकल्प ध्वज अभियान है, कहीं ना कहीं बीजेपी की कोशिश है कि घर घर अगर बीजेपी का झंडा होगा, और एक पुरानी स्ट्रेटेजी भी है, क्योंकि अगर हम पुराने जमाने की बात करें तो जिस तरीके से जहां पर जिस पार्टी के झंडे जिस क्षेत्र में ज्यादा होते थे, वो माहौल या वो क्षेत्र उस पार्टी का मान लिया जाता था। पहले की ये दौर की बात है। लेकिन बीजेपी एक कोशिश में है कि बीजेपी में माहौल कैसे करके जो है वातावरण बनाया जाए, और यही कारण है कि ये अभियान जो है सिर्फ संकल्प ध्वज अभियान नहीं है, इसको विजय प्लान के रूप में बीजेपी देख रही है कि अगर जब झंडे लगेंगे तो निश्चित रूप से एक मन में विचार आएगा, और लोगों के मन में जब विचार आएगा तो जनता कनेक्ट करेगी। नहीं, बिल्कुल सही बात है। असल में क्या है कि बीजेपी बड़े मतलब जिसको बोलते हैं ना, बहुत सोच समझ के काम करने वाली पार्टी है। और जहाँ तक झंडे की बात है, ये वो भी शंकर लाल तिवारी जी बिल्कुल सही कह रहे थे। ये झंडे वो पहली बार नहीं लगा रहे हैं, ये हमेशा दशहरा पूजन, शस्त्र पूजन, ये संघ के मुख्य कार्यक्रमों में शामिल रहे हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि यदि हर घर पर झंडा होगा तो एक माहौल तो बनता ही है, और इसका कोई चुनाव से कोई वो भी लेना देना भी नहीं है। मान लो हर दशहरे पे हर घर पे यदि झंडा बन रहा है तो देश में एक अलग तरह का वातावरण बनता है। तो बीजेपी की कोशिश यही रहती है कि इस वातावरण को कायम किया जाए। और आजकल तो देश में ऐसी परिस्थितियां चल रही हैं कि हर बार हर 2-4 दिन में विजय उत्सव मनाने की आपको अवसर मिल जाते हैं। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक कहा आपने। आपके पास लौटूंगा। शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शंकर लाल जी, आप हर साल ये कार्यक्रम करते हैं, लेकिन इस बार कुछ खास है क्योंकि बाय इलेक्शन है, लेकिन कांग्रेस की अपनी तैयारी है। आपको लग रहा है कि कांग्रेस कोई चुनौती है क्या आपके सामने? नहीं, देखिए, कोई भी चुनाव हो, एनी कंपटीशन, चुनौती तो होती है, पर जो राजनीतिक दृष्टि से वातावरण है, जैसे अभी भाई साहब योगेश जी मेरे कह रहे थे आदरणीय, वातावरण जो है ना, और जो कांग्रेस की स्थिति, मैं कोई कांग्रेस की आलोचना करके खुश नहीं होना चाहूंगा और ना कोई मतलब है मेरा आलोचना करने का, पर परिस्थिति बता रहा हूँ। नेटवर्क नहीं है। अभी मेरी बहन कह रही थी कि छोटे छोटे गुटों में हम महिलाओं में जा रहे हैं। अच्छी बात है, जाना चाहिए, करना चाहिए, पर वो एक अच्छे कार्यकर्ता है, नेता है,
वो पार्टी के हित में सोचते हैं, पर पार्टी छोटे छोटे गुटों में भी बटी हुई है और देश के अंदर भी बटी है, दिल्ली में भी बटी है, प्रदेश में भी बटी है। अरुण यादव जैसा सक्सेसर सर्टिफिकेट रखने वाला नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और 6 महीने से साल भर से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, दिल्ली ने उन्हें ओके किया, दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके उन्हें बधाई दी, उसके बाद उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। अब इसके कितने प्रकार के अर्थ लगाए जाएं, क्या क्या अर्थ लगाए जाएं, और इसलिए मैं कोई चुनौती नहीं मानता हूँ कांग्रेस को। कांग्रेस 4 सीटों में और लड़ने की स्थिति में नहीं है, पर लोकतंत्र है, उन्हें लड़ना चाहिए और वो लड़ रहे हैं, पर अकेले चुनाव के समय में कुछ करके काम नहीं होगा। 12 महीने मुझे तो दुर्भाग्य है कि विपक्ष की भूमिका जिस ढंग से निभानी चाहिए वो कांग्रेस नहीं निभा पाई। चलिए, आपके जो सवाल हैं, जो आरोप हैं, उनका जवाब ले लेता हूं। प्रतिभा विक्टर जी लगातार महिला कांग्रेस से हमारे साथ बनी हुई हैं। प्रतिभा जी, आप आधी आबादी पर फोकस जरूर कर रहे हैं, लगातार जनता से कनेक्ट करने की कोशिश में हैं, लेकिन बीजेपी के जो तमाम आरोप हैं कि आप सिर्फ चुनाव को देखकर एक्टिव हुए हैं। जी देखिए, ऐसा नहीं है कि हम चुनाव को देख के एक्टिव हुए। अब बीजेपी तो आरोप लगाएगी सी और वो हमको कॉम्पिटिटर मानती है, इसीलिए वो बोल रही है कि 0 है। अदरवाइज उनको स्थिति तो वो खुद भी स्वयं जानते हैं कि सीटों में क्या हाल है। आप देख लीजिए, पंधाना के एक गांव है, वहाँ पे उनके जो प्रत्याशी है उनको घुसने तक नहीं दिया गया। तो कैसे 12 महीने इन्होंने काम किया कि प्रत्याशी को घुसने ही नहीं दे रहे हैं वहाँ पे। तो स्थिति तो देखा जाए तो उनकी 0 है। और जो भी बात करते हैं बड़े नेताओं की, तो वो पार्टी हाईकमान और बड़े नेता सब मिल के काम करते हैं। अब ये गुट 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 बोल के अब ये वाली राजनीति बीजेपी की नहीं चल पाएगी। बहुत हो गया गुट के ऊपर राजनीति, अब ये ऐसा नहीं हो पाएगा। अब वो परिस्थितियां नहीं है और सारे सभी एक प्लेटफॉर्म पर हैं। अब ये झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगा। जनता इसका जवाब बीजेपी को स्वयं दिखाएगी। हम इसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन आपकी तो अलग तैयारी है। कमलनाथ जी ने महिला कांग्रेस को इस बार कई बार महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी हैं। अगर हम बात करें तो खुद कमलनाथ जी जो है 17 तारीख से 20 तारीख तक लगातार चुनावी सभाएं करने वाले हैं, बैठकें लेने वाले हैं। और एक बड़ी बात यह भी है कि जो तमाम समितियां कांग्रेस ने बनाई हैं या जो तमाम कमेटियां गठित की हैं, उन तमाम कमेटियों में एक महिला को जरूर रखा गया है। क्या पूरी कवायद है? देखिए, महिलाओं को रहना तो जरूरी है, ये हमारे संविधान में भी है और ये हमारा हक भी है और ये हमारा सम्मान भी है। तो इसलिए हम कमलनाथ जी का और आदरणीय सभी जो भी वरिष्ठ जन है उन सभी का धन्यवाद देते हैं कि महिलाएं जो मेहनत कर रही है उसको बकायदा कांग्रेस पार्टी में सम्मान दिया जा रहा है। पहले भी मिलता था और अभी भी मिल रहा है। तो ये कांग्रेस ही ऐसी पार्टी है जहाँ वास्तविक सम्मान महिलाओं को दिया जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। चाहे आप प्रथम राष्ट्रपति देख लीजिए, प्रथम प्रधानमंत्री देख लीजिए, जो भी देखे, ये सब कांग्रेस ने ही किया है। तो इसलिए हमारे लिए कोई नई बात नहीं है कि हमें पहली बार सम्मान मिल रहा है। महिलाओं को कांग्रेस पार्टी तमाम चीजें आप जनता को भी बताने वाली हैं कि किस तरीके से पहले की कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल में क्या कुछ हुआ और 1.5 साल की जो मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार थी उसने क्या कुछ किया। इन तमाम चीजों को आप जनता के बीच में ले जाएंगी, घर घर ले जाएंगी? जी हाँ, हमारा तो कंपैरिजन ही यही रहेगा कि 1.5 साल में आपको क्या फील हुआ, आपने क्या उपलब्धि देखी या आपने क्या प्लानिंग देखी, ठीक है। और जो इतने सालों में बीजेपी की सरकार थी वहाँ आपको क्या क्या मिला और कैसी परिस्थिति बनी, आपका अभी वर्तमान स्थिति कैसी है, तो ये सब वो जनता खुद ही वो करेगी। हमें उनको समझाने की जरूरत नहीं है, वो समझदार है हमारी जनता। तो वो हम क्या उन्हें बोले, वो खुद ही हमें अपनी परिस्थिति से अवगत करा देते। वो खुद ही बोलते हैं कि बस आप इंतजार करिए वोट का। बस यही है कि सब चीजें अपने अच्छे उससे हो जाए, जो जनता वोट दे और वो बकायदा हमारे इसमें ही काउंट हो और चीजें अन्यथा न हो जाए। बाकी तो कांग्रेस ही जीतती है, कांग्रेस ही जीतती है। अब आगे मुझे मतलब स्पष्ट बोलने की जरूरत नहीं है, ये तो सभी जानते हैं कि कैसे आती है बीजेपी, है ना। चलिए, तो सवाल ईवीएम पर भी है। सीधे तौर पर कांग्रेस के वरिष्ठ पत्रकार योगीराज योगेश जी लगातार बने हुए हैं। सर, आपके पास आना चाहूंगा। चुनाव में अभी समय है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी है, अलग अलग रणनीति है। विजयादशमी से विजय की रणनीति पर दोनों दल काम कर रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से कांग्रेस का वही पुराना राग कि अगर कांग्रेस नहीं जीतती है तो ईवीएम पर सवाल है। ये बड़ा, इसको क्या बोलूं, बड़ा फनी कमेंट लगता है। आप ये बताओ कि इतने सालों से इस देश में चुनाव हो रहे हैं और ईवीएम को लेके तो ये कवायद तभी खत्म हो गई थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर ईवीएम का सार्वजनिक प्रदर्शन किया गया था,
संसद की समिति के सामने चैलेंज दिया गया था लोगों को, भैया जिसमें भी दम हो वो ईवीएम में हेर फेर करके बता दे, ओपनली हुआ था, लेकिन कोई नहीं कर पाया। तो बार बार अपन ईवीएम को लेकर सवाल उठाएं, ये ज्यादा ठीक नहीं लगता। जैसे 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो क्या ईवीएम की वजह से बनी थी क्या? तो इन चीजों में वक्त जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जब एक प्रणाली देश ने अडॉप्ट की है और सारे दलों ने इसको अडॉप्ट किया। बंगाल में चुनाव हुए, महाराष्ट्र में चुनाव हुए, राजस्थान में चुनाव हुए, छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए, सब ईवीएम पे हुए, वहां भी विपक्ष मतलब कांग्रेस की सरकारें बनी है। तो ईवीएम को आप दोष कैसे देंगे और कब तक देंगे? जी सर, बड़ा सवाल ये भी है कि ईवीएम को दोष कब तक देंगे। एक चीज और समझना चाहूंगा सर कि जिस तरीके से जिस स्ट्रेटेजी पर काम बीजेपी कर रही है, कांग्रेस से काफी ज्यादा आगे तैयारी बीजेपी की नजर आती है, लेकिन कांग्रेस भी जो है ज्यादा पीछे नजर नहीं आ रही। क्योंकि अगर हम बात करें 12 अक्टूबर के बाद की, तो कमलनाथ जी के प्रदेश लौटने के बाद से ही कांग्रेस में भी एक गति आई है और लगातार बैठकों का दौर देखा गया। और अब जिस तरीके से माना जा रहा है कि 17 अक्टूबर के बाद कमलनाथ जी फिर एक बार फिर चुनावी मैदान में होंगे, तो आपको लग रहा है कि बीजेपी के विजय संकल्प ध्वज अभियान, उसके बाद 20 अक्टूबर को वाल्मीकि जयंती के बड़े कार्यक्रम बीजेपी करने वाली है, तो ऐसे में कांग्रेस की स्ट्रेटेजी या कांग्रेस की जो तैयारी है वो बीजेपी के सामने चुनौती खड़ी कर सकती है? देखिए, चुनौती खड़ी कर सकती है ये एक अलग सवाल है, लेकिन चुनौती खड़ी करना ही चाहिए। यदि आप विपक्ष, दमदार विपक्ष आप बनना चाहते हैं, तो आपको तो सरकार की नींद आराम कर देनी चाहिए। और ये जो जिस तरह की बात होती है कमलनाथ जी 17 तारीख को आएंगे और फिर ऐसा होगा, ये जो सोच है ना, ये बड़ी हानिकारक सोच है। आपको किसी के आने और जाने से फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको 24/7 काम करना ही चाहिए, आपको आंदोलन करनी चाहिए। ये जरूरी थोड़ी कमलनाथ जी दिल्ली से लौट के आएंगे तब कुछ आपको मंदिर देंगे। अरे तमाम तरह के मुद्दे मध्य प्रदेश में, पूरे देश में, उनको लेके आप अभियान चलाना। जैसे ये फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे जूडो कराटे का एक अभियान कांग्रेस शुरू कर रही है, मैं तो इन अभियानों का स्वागत करता हूँ। यदि महिलाएं आत्मनिर्भर होंगी तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन अब इनको इस चुनाव में तो आप इस चीज को यूज करो। मैं तो इनको सजेशन दे रहा हूँ कि इसको आप अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करें और बोले कि हम स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे इसको, आप लड़कियों को जूडो कराटे सिखाने को। तो ये तो ऐसी चीजें हैं, ये तो मतलब आत्मरक्षा की चीजें और जीवन भर काम आने वाली चीजें हैं। तो आपको ऐसे कैंपेन लगातार चलाने चाहिए और किसी का इंतजार करने चाहिए। हम तो चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में सशक्त विपक्ष हो, पर ऐसा सशक्त विपक्ष नहीं हुआ कि हम उनके आने के बाद ये करेंगे, उनके जाने के बाद ये करेंगे और अब ये तैयारी ये हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऐसा नहीं। एक पूरा 24/7 वर्क प्लान किया जाए, पूरे साल भर का स्ट्रेटेजी चाक आउट की जाए और उस पर फिर इम्प्लीमेंट शुरू कर दिया जाए। जी सर, आपने बड़ी बात की कि कांग्रेस को लगातार सक्रिय रहना होगा। और अगर हम शंकर लाल तिवारी जी हमारे साथ बने हुए हैं, शंकर लाल जी, अंतिम समय है कार्यक्रम का, आपसे आखिरी कमेंट चाहूंगा सर कि कांग्रेस अलग रणनीति से काम कर रही है। एक बार फिर से कांग्रेस इस बात को कह रही है कि बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, लेकिन यहाँ पर जो है चुनाव परिणाम उनके पक्ष में होंगे। तो ये तो दावों की बात हुई, लेकिन सर इसके अलावा, क्योंकि अगर हम बात करें तो अब श्रृंखलाबद्ध तरीके से बीजेपी कार्यक्रम करने वाली है, तो किस तरीके से आपकी पूरी संरचना रहने वाली है और इसके अलावा जनता से और ज्यादा जुड़ने के लिए आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं सर? देखिए, अभी कन्या पूजन की बात मेरी बहन ने कही थी, कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने, बहुत अच्छा बोल रही हूँ वो जी। अभी उन्होंने कही थी। अब ये कन्या पूजन शिवराज सिंह जी वर्षों से कर रहे हैं जी। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम में, सरकार के हर कार्यक्रम में कन्या पूजन के मामले में तय हुआ कि पहले कन्या पूजन होगा फिर कार्यक्रम होंगे, वो भी करेंगे। अच्छा स्वागत किया योगी जी ने, अभी उनने सारी बात कही है। पर इसके बावजूद जहाँ तक पार्टी की बात है, पार्टी अपने काम के आधार पर जाएगी। पार्टी ने जिस ढंग से इन तमाम क्राइसिस के बाद भी किसानों को और अन्य लोगों को व्यक्तिगत रूप से उनकी तो तकलीफ को देख करके और कल्याणकारी कार्यक्रम बनाया। समय काफी कम है, यही कारण है। आप तीनों मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधे तौर पर अगर हम बात करें तो बाय इलेक्शन का रण है और विजयदशमी के साथ विजय प्लान को जो है इंप्लीमेंट करने की तैयारी दोनों ही पार्टियों ने कर ली है। लेकिन ये विजयदशमी का प्लान किस पार्टी को जीत दिलाएगा, उसके किस पार्टी को हार, ये देखना दिलचस्प होगा। IND इम्पैक्ट में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।